नमस्कार, मुंबई के शिवाजी पार्क से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की शुरुआत हम करेंगे कोरोना की खबर के साथ। मुंबई के धारावी इलाके में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और इसका असर वहाँ के व्यापार और मजदूरों पर पड़ा है। हालात ये हैं कि लोग धारावी आने से बच रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। धारावी के इन छोटी छोटी गलियों से गुजरने पर आपको मासूम अली शेख के जूतों की दुकान दिखाई देगी। 1975 से मासूम अली जूतों को बनाने और बेचने का काम करते हैं, लेकिन धारावी में फिर से बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने इनकी परेशानी बढ़ा दी है। संक्रमण के डर से लोग अब धारावी आने से बच रहे हैं। मेरा कारखाना अंदर है, तो अंदर ग्राहक कस्टमर आने में डरता है। वो सोचता अंदर जाएंगे कुछ मुझे भी ना हो जाए। इसके लिए मेरा कारोबार पे 75% फर्क पड़ गया। 25% चल रहा मेरा धंधा। जब जूते ही नहीं बिक रहे हैं तो वहाँ मजदूरी कर रहे लोगों के जेब पर भी इसका असर साफ तौर पर पड़ रहा है। जब एक जूता बिकता है तो मोहम्मद अफाक को 45 रुपए मिलते हैं, लेकिन जब जूते बिक ही नहीं रहे हैं तो अब ये अपने गांव लौटने के बारे में सोच रहे हैं। 45 रुपीज़ मिलता है एक पीस का, उसी के ऊपर होता है। पहले हफ्ते का 3000 कमा लेते थे, अभी उसका आधा हो गया, 1500-1600 रुपये हफ्ते हो जाता है सर। डर तो रहेगा ही सर, जैसे बीमारी बढ़ेगी, धंधा पानी बंद हो जाएगा तो जाने के लिए तो सोचने पड़ेगा ना। जब काम ही नहीं रहेगा तो यहाँ रह के कुछ मतलब नहीं, तो अपने गाँव ही चले जाएंगे। धारावी में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शनिवार के दिन धारावी में कुल नए 147 मामले सामने आए। शुक्रवार के दिन 24 घंटों में 150 मामले, गुरुवार के दिन 24 घंटों में 107 मामले सामने आए। पहली लहर में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले 94 थे। दूसरी लहर में एक दिन में सबसे ज्यादा 99 मामले थे, तो वहीं इस बार यह आंकड़ा अब तक 150 पहुंच चुका है। कोरोना के बढ़ते मामले और घटती कमाई के कारण धारावी के मजदूर डरे हुए हैं। पिछली बार 5 दिन ट्रक से सफर कर अपने गांव पहुंचने वाले रमेश पाल इस बार लॉकडाउन नहीं चाहते हैं। इनके परिवार वाले इनके लिए डरे हुए हैं, तो वहीं कई लोग बाहर जाने पर बताते भी नहीं हैं कि वो धारावी से हैं। हम लोग तो ये सोचते हैं कि लॉकडाउन ना लगे, कुछ पाबंदी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन लॉकडाउन बंदी ना लगे, काम धंधा या कोई भी चीज़ बंदी ना हो। घर वाले ये सोचते हैं कि कहीं बंदी हो जाएगा लॉकडाउन जैसे पहले जैसे, तो भाई काम धंधा हर चीज़ बंद हो जाएगा तो परेशानी हो जाएगा। वहाँ क्या खाएंगे, क्या पैसा क्या कमाएंगे और क्या भेजेंगे, पैसा घर कैसे चलेगा। यही लेकर के ये सब सोच रहे हैं कि मान लो बंदी हो जाएगा तो आना ही पड़ेगा, चले आओ। जब दूसरी जगह जाए, जब एक बार ठोकर मिल गया, दूसरी जगह चला गया या अंडा फिल गया, अंडा फिल मेरा पहचान गए, तो वहाँ पे उसके बचाने की वजह से कहता मैं भाई अंडा फिल से धारावी से नहीं आया हूँ, मैं कुरला से आया हूँ, तो ऐसा जगह नाम चेंज करना पड़ता है। मजबूर है, अभी क्या करें। अभी जाहिर है कि तीसरी लहर में मामले बढ़े हैं और इसे लेकर मजदूर डरे हुए हैं। ऐसे में जरूरत है कि सरकार और प्रशासन इनके डर को दूर करे। मुंबई से राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। देश भर में कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए पीएम मोदी ने आज एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी ने निर्देश दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ते कोरोना मामलों के लिहाज से मजबूत और सुनिश्चित किया जाए। पीएम मोदी ने देश भर में टीकाकरण अभियान और तेज करने के भी निर्देश दिए हैं। आज देश में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटों में देश में 1,59,632 नए केस मिले, साथ ही 327 मरीजों की मौत हुई। देश में संक्रमण दर 10.21% हो चुकी है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 3,632 केस मिले हैं। इनमें से 1,409 मरीज ठीक भी हुए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया समेत स्वास्थ्य सचिव, गृह सचिव, कैबिनेट सचिव के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक लंबी समीक्षा बैठक की है कोरोना के हालात पर। और निश्चित तौर पर भारत सरकार में चिंता बढ़ती जा रही है, जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने विस्तार से प्रधानमंत्री के सामने एक प्रेजेंटेशन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत के किन किन राज्यों और क्षेत्रों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है कोरोना के मामलों की,
और साथ ही आने वाले दिनों में जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपनी तरफ से क्या प्रिडिक्शंस की हैं, यानी आने वाले दिनों में कोरोना के मामले और कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना ज्यादा उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, इस पर भी एक प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री के सामने किया गया है। और साथ ही जिन राज्यों में कोरोना के ज्यादा मामले आए हैं वहां पर कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत आईसीयू बेड्स की संख्या को बढ़ाने, ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के साथ साथ जो कोविड से जुड़ी जरूरी दवाइयां हैं उनकी उपलब्धता को लेकर भी एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री के सामने किया गया है। और इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कई नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि जिला स्तर पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको जल्दी और मजबूत करना बहुत जरूरी है और इस पर विशेष ध्यान देना होगा। दूसरा, जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनका टीकाकरण का अभियान अभी चल रहा है, उसे और तेजी से आगे बढ़ाना भी मौजूदा परिस्थिति में बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। साथ ही वायरस के जिस तरह से नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं और उससे निपटने के लिए वैज्ञानिक स्तर पर जो कुछ भी संभव है वो करना बहुत जरूरी है। और साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था को भी और मजबूत करने पर प्रधानमंत्री ने बैठक में जोर दिया। और साथ ही ये भी कहा कि वो मुख्यमंत्रियों के साथ बहुत जल्दी एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं जिसमें राज्य स्तर पर कोरोना को लेकर जो स्थिति है, स्वास्थ्य सेवाओं की जो तैयारियां हैं, अस्पतालों की जो स्थिति है, आईसीयू बेड्स की जो उपलब्धता है, ऑक्सीजन की उपलब्धता है, इन सब की वो खुद समीक्षा करेंगे। देखिए, ये पिछले 16 दिनों में दूसरी बैठक प्रधानमंत्री ने की है। सरकार में चिंता बढ़ती जा रही है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अगर कोरोना के मामले इसी तेजी से आगे बढ़ते रहे तो सरकार को और सख्ती से पहल करना होगा और सख्त कदम उठाने होंगे। फिलहाल खुद प्रधानमंत्री हालात पर नजर रख रहे हैं और अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्रियों के साथ जब प्रधानमंत्री मीटिंग करते हैं उस वक्त आगे इस संकट से निपटने के लिए वो क्या बड़े फैसले करते हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार पिछले 24 घंटों में 22,751 नए मामले सामने आए हैं, जबकि दिल्ली में संक्रमण दर 23% के पार हो गया है। वहीं दिल्ली में 24 घंटे के दौरान 17 लोगों की मौत दर्ज की गई है। दिल्ली में लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारी बड़े पैमाने पर संक्रमित हो रहे हैं। दिल्ली में अब तक 500 से ज़्यादा डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। एम्स में करीब 300 डॉक्टर संक्रमित हैं। सफदरगंज अस्पताल में 80 रेजिडेंट डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। आरएमएल अस्पताल में करीब 90 स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। एलएनजेपी अस्पताल में 30 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हैं। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में 40 स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं और गंगाराम अस्पताल में 15 स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित मिले हैं। ओमिक्रॉन के केसेस भी रोज बढ़ रहे हैं और इसी बीच हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, ना ही सिर्फ डॉक्टर्स लेकिन मेडिकल स्टाफ में जो और तरह तरह के जो स्टाफ आते हैं, नर्सेस से लेके पियोन से लेके बाकी मेडिकल स्टाफ भी अभी कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं। और दिन पर दिन ये नंबर जो है, ये आंकड़ा जो है बढ़ते जा रहा है। अगर सिर्फ हम राजधानी की बात करें, अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें, यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट 500 ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स इंक्लूडेड, जिनको कोविड-19 फिर से हो गया है। कई लोगों को तो फिर से हो गया है, दूसरी बार हो गया है और कई लोगों ने ये वायरस जो है इस ओमिक्रॉन स्प्रेड में उनको इन्फेक्ट किया है कोविड-19 ने। लेकिन ये डेफिनेटली बहुत ही कंसर्निंग बात है, बहुत ही इसमें हम कह सकते हैं कि ये क्राइसिस सिचुएशन माना जा सकता है या शुरुआत इस चीज़ का हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है, उस जितने नंबर डॉक्टर्स, जितने नंबर हेल्थ केयर वर्कर्स कम होते जाएंगे, जितने लोग आइसोलेशन में जाएंगे, उतना ही कम होता जाएगा पूरे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में। लेकिन इस समय जब केसेस इतने बढ़ रहे हैं, इतने पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन भी हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन फिर से बढ़ने शुरू हो गया है, ये जाहिर सी बात है कि डॉक्टर्स का कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट होना, हेल्थ केयर वर्कर्स का कोविड-19
पॉजिटिव टेस्ट होना बहुत ज़्यादा क्राइसिस, हेल्थ केयर वर्कर्स जो है ये क्राइसिस महसूस करना शुरू ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है। इस वक्त मैं सफदरजंग हॉस्पिटल के सामने हूँ। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एम्स जो है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, सफदरजंग हॉस्पिटल, इन कई ऐसे हॉस्पिटल्स दिल्ली राजधानी में हैं जहाँ पे 100 से भी बढ़ के रेसिडेंट डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स उनको कोविड हो चुका है। सिर्फ एम्स में ही कम से कम सोर्सेज, हमें सूत्रों से ये हमें मालूम पड़ रहा है कि 300 से ज़्यादा रेसिडेंट डॉक्टर्स जो है कोविड-19 हो गए, पॉजिटिव हो गए हैं। सफदरजंग में तकरीबन 80 ऐसे रेसिडेंट डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनको कोविड फिर से हो गया है। लेकिन एक बात, साई ऑफ रिलीफ जिसे हम कहते हैं, रिलीफ बात ये है कि ये जो है मोस्टली माइल्ड सिम्टम्स है, माइल्ड एसिम्टोमेटिक केसेस है, तो इस वक्त वो लोग जो है आइसोलेशन में हैं एंड होपफुली वो लोग जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इस बीच खबर है कि संसद भवन में काम करने वाले 400 से ज़्यादा कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। 4 से 8 जनवरी के बीच इन सभी का कोरोना टेस्ट हुआ और सूत्रों के हवाले से खबर है कि राज्यसभा सचिवालय में करीब 65 कर्मचारी संक्रमित हैं, वहीं लोकसभा सचिवालय के 200 कर्मचारी संक्रमित हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि दूसरे 133 कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी भी संक्रमित हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अरविंद केजरीवाल खुद कोरोना संक्रमित थे और ठीक होने के बाद आज पहली बार वो मीडिया के सामने आए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर में मरीज अस्पतालों में कम भर्ती हो रहे हैं, साथ ही इस लहर में पिछली लहर की तुलना में मौतें भी कम हो रही हैं। इसलिए लोग मरीजों की संख्या बढ़ने के बावजूद पैनिक ना करें, बस सभी ज़रूरी एहतियात बरतें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो, अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो, अभी थोड़े दिन कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वेव ख़त्म हो और कोशिश हमारी है कि कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाएं ताकि लोगों के रोजी रोटी चलती रहे, लोगों के रोज़गार चलते रहें। कल हमारी DDMA की दोबारा मीटिंग है, उस मीटिंग में एक्सपर्ट्स के साथ फिर से हम रिव्यू करेंगे सिचुएशन को कि क्या और करने की ज़रूरत है, नहीं है। केंद्र सरकार से लगातार हम लोग संपर्क में हैं, केंद्र सरकार से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। तो सब लोग मिलके, मैं, LG साहब, हमारे सारे ऑफिसर्स, केंद्र सरकार, सब लोग मिलके सिचुएशन के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और सिचुएशन को कंट्रोल किए हुए हैं। 12 जनवरी से नीट PG की काउंसलिंग होगी। रेसिडेंट डॉक्टर्स ने जल्द काउंसलिंग की मांग की थी। काउंसलिंग की मांग को लेकर कई दिनों तक प्रदर्शन भी हुआ था। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर ये जानकारी दी और कहा कि इससे कोरोना से लड़ाई में देश को मजबूती मिलेगी। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया कि रेसिडेंट डॉक्टर्स को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए आश्वासन अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद MCC द्वारा नीट PG काउंसलिंग 12 जनवरी 2022 से शुरू की जा रही है। इससे कोरोना से लड़ाई में देश को और मजबूती मिलेगी। सभी उम्मीदवारों को मेरी शुभकामनाएं। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने सुल्ली डील्स ऐप बनाने वाले को इंदौर से गिरफ्तार किया है। आरोपी BCA कर चुका है और उसके पास से जो गैजेट्स मिले हैं उसकी जांच की जा रही है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने ही असम से बुलीबाई ऐप बनाने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया। ये दोनों इन ऐप्स के जरिए मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को अपलोड कर उनकी नीलामी कर रहे थे। 25 साल के ओंकारेश्वर ठाकुर को दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने इंदौर में उसके घर से शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि ओंकारेश्वर ही वो शख्स है जिसने सुल्ली डील्स ऐप बनाया था। इस ऐप में मुस्लिम महिलाओं की फोटो अपलोड कर उनकी बोली लगाई जा रही थी और भद्दे कमेंट्स किए जा रहे थे। यह मामला जुलाई 2021 में तब सुर्खियों में आया जब दिल्ली और यूपी में कई महिलाओं ने शिकायत देकर इस ऐप के खिलाफ केस दर्ज कराया।
तब जब हमने उसको वर्कआउट किया तो देखा कि जो ट्विटर हैंडल्स इसमें ट्वीट या रीट्वीट कर रहे थे तो वो एक उनकी आगे डिटेल निकालने के बाद हमें पता लगा ये मल्टी लॉगिन अकाउंट्स और लिंकेजेस निकल रहे हैं, तो ट्विटर हैंडल्स बढ़ रहे हैं, कुछ अपने आप ही बंद कर गए एंड बाकी हमने भी ट्विटर को लिखा है कि दे शुड बी ब्लॉक, दे आर यूज्ड नेफेरियसली अगेंस्ट इंडिया। सुल्ली डील्स ऐप ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म गिटहब पर बनाया गया था। दिल्ली पुलिस ने तब अमेरिका में गिटहब के ऑफिस को पत्र लिखकर सुल्ली डील्स ऐप बनाने वाले की जानकारी मांगी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद जब कुछ दिन पहले बुल्ली बाई ऐप आया तो उसे भी गिटहब पर ही बनाया गया। इसमें भी वही सब हो रहा था जो सुल्ली डील्स ऐप में किया जा रहा था। दरअसल जुलाई 2021 में बुल्ली बाई ऐप बनाने वाला नीरज बिश्नोई एक ट्विटर ग्रुप का मेंबर था। उसमें किसी ट्विटर हैंडल ने सुल्ली डील्स ऐप से जुड़ी जानकारी शेयर की थी, लेकिन जैसे ही सुल्ली डील्स ऐप का मामला सुर्खियों में आया वो ट्विटर हैंडल और सुल्ली डील्स से जुड़ी जानकारी डिलीट कर दी गई। लेकिन नीरज बिश्नोई को पता था कि यह ट्विटर हैंडल इंदौर के एक लड़के का है। यहीं से पुलिस को ओंकारेश्वर ठाकुर का सुराग मिल गया। ओंकारेश्वर जनवरी 2020 में ट्विटर पर एक ट्रेड ग्रुप का सदस्य था जिसका नाम ट्रेड महासभा था। यह ग्रुप मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने और ट्रोल करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद ओंकारेश्वर ने गिटहब पर सुल्ली डील्स ऐप बनाया। गिटहब पर उसके ग्रुप के सभी मेंबर्स का एक्सेस था। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐप को शेयर किया था। पुलिस के मुताबिक सुल्ली डील्स के क्रिएटर ओंकारेश्वर ठाकुर ने इंदौर की एक एकेडमी से BCA किया है। उधर ओंकारेश्वर के पिता अपने बेटे को निर्दोष बता रहे हैं। तो पूरे टाउनशिप में पूछ लें, यहाँ पे 800 फैमिली है, 99.9% लोग बोलेंगे कि हमारे बच्चे घर से भी नहीं निकलते। ये वेब IT से रिलेटेड है तो इसके नाम तो होंगे कि भाई IT में ये मतलब वेब डिजाइन वगैरह करके देता है लोगों को, तो इसके नाम को फंसाया गया है सर। पुलिस के मुताबिक जैसे ही सुल्ली डील्स का मामला सुर्खियों में आया, आरोपी ने अपने सभी सोशल मीडिया के फुटप्रिंट डिलीट कर दिए। उसके पास मिले गैजेट्स की अब जांच चल रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबर चंडीगढ़ के चढ़ते सियासी पारे की। चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव के बाद अब पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर नया समीकरण सामने आता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल चंडीगढ़ के कुल 35 नगर निगम चुनाव के सीटों में से आम आदमी पार्टी को 14 सीटों पर जीत मिली, बीजेपी को 12, कांग्रेस को 8 और अकाली दल को महज 1 सीट पर जीत मिली। लेकिन ऐन मौके पर कांग्रेस के एक पार्षद ने बीजेपी का समर्थन किया और उनके आंकड़े को बढ़ा दिया। सहयोगी मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट देखिए। हफ्ते भर पहले चंडीगढ़ नगर निगम की 35 में से 14 सीटें जीतने के बाद आम आदमी पार्टी का विजय जुलूस, और हफ्ते भर बाद मेयर पद के लिए हुए चुनाव में तीनों बड़े पदों मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हारने के बाद ये आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। दरअसल नगर निगम के नतीजों का ऐलान होने के कुछ दिन के अंदर ही कांग्रेस के पार्षद के पाला बदलने से निगम का पूरा गणित ही बदल गया। 27 दिसंबर को आए नतीजों में नगर निगम में किसी को बहुमत नहीं मिला। कुल 35 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 14, बीजेपी को 12, कांग्रेस को 8 और अकाली दल को महज 1 सीट पर जीत मिली थी। लेकिन कांग्रेस के एक पार्षद के पाला बदलकर बीजेपी के पक्ष में आने से बीजेपी का आंकड़ा 13 हो गया। जब मेयर का चुनाव हुआ तो कांग्रेस और अकाली दल ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। चंडीगढ़ से सांसद किरण खेर का वोट भी बीजेपी को मिला, जिससे चुनाव में आप और बीजेपी का आंकड़ा बराबर हो गया। इसके बाद चुनाव अधिकारी ने आम आदमी पार्टी का 1 वोट अवैध घोषित किया तो बीजेपी की पार्षद सरबजीत कौर ढिल्लों मेयर पद पर चुनाव जीत गईं। आम आदमी पार्टी इससे खासी नाराज है। आम आदमी पार्टी के पास 14 का आंकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के पास 12 का आंकड़ा था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अलायंस हुई तो कांग्रेस ने अपना एक काउंसलर बीजेपी के पाले में भेज दिया, तो हमारा हो गया 14, बीजेपी का हो गया 13, 14 एंड 13। अगर ये वोटिंग होती तो आम आदमी पार्टी का मेयर बनता। इन्होंने पहले तो अपने वोटों को 14 कर लिया। इन्होंने अपने चंडीगढ़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किरण खेर जी को बुला लिया, जो कानूनी तौर पे वोट नहीं डाल सकती। नहीं, पहले वो डालते रहे हैं, पहले डालते रहे हैं। मेरी बात सुन, उनको बुला लिया और अपना आंकड़ा 14 कर लिया। लेकिन राघव चड्ढा का दावा पंजाब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1976 के सेक्शन 38 के तहत नहीं ठहरता। इस सेक्शन के मुताबिक सांसद मेयर चुनाव में वोट डाल सकते हैं,
नतीजे जारी होने के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने निगम के सदन में हंगामा और नारेबाजी की, जिसके बाद उन्हें हटाने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। उधर तीनों पदों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दावों का खंडन किया। जो एक्ट की प्रोविजन है उसके हिसाब से वो इनवैलिड कर दी गई। इसमें हमारी क्या गलती है? अगर आम आदमी पार्टी का खुद का पार्षद पार्टी से खुश नहीं है या अपने आप को मेयर या सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर बनाने जाने से खुश नहीं है, तो ये उनका आपस का अपना अंतर्कलह है। लेकिन जिस प्रकार का दुर्व्यवहार उन्होंने किया, जिस प्रकार का मैं समझता हूं कि सदन की गरिमा को तार तार किया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि चंडीगढ़ के चुनाव पंजाब में होने वाले चुनावों की दिशा बता रहे हैं, लेकिन मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी को झटका लग गया। अब देखना है कि राज्य के चुनाव में क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं सुवर्ण मंदिर में हुए प्रकाश पर्व के मौके पर जबरदस्त आतिशबाजी के बारे में। बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे और दिए भी जलाए।